हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी यूनिट 5, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी पॉलिसीज़ एंड साइबर लॉज। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि आखिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती क्या है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि आउटलाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच को अपने इंफॉर्मेशन एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स डिफाइन होते हैं स्टेक होल्डर्स यानी कि अपर मैनेजमेंट टीम के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए किस तरीके से सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन की। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? ये प्रोटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन एसेट्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, डिस्क्लोजर या डिस्ट्रप्शन से, मतलब कि फ्रीली अवेलेबल इस तरीके से ना हो जाए जो डाटा हमें लीक नहीं करना है वो डाटा लीक ना हो जाए या कोई उसे मॉडिफाई करके या डिस्ट्रक्ट ना कर पाए। इट इज़ कंप्लाइंट विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। जब हम किसी पॉलिसी की बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ लॉज होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी रिड्यूस करता है फाइनेंशियल लॉसेस के रिस्क को, रेपुटेशन को बचाकर रखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और अदर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स से प्रोटेक्ट करके रखता है ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट इज ये एक ऐसा कल्चर क्रिएट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर सारे एम्प्लॉयज़ को, स्टेक होल्डर्स को, मैनेजमेंट को सिक्योरिटी की अवेयरनेस होती है। दे टेक अकाउंटेबिलिटी यानी कि फॉर देयर एक्शंस दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द बेनिफिट्स? क्या बेनिफिट होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के? सबसे पहला बेनिफिट होता है रिस्क जो होता है सिक्योरिटी इंसिडेंट्स का वो रिड्यूस हो जाता है कंपैरेटिवली। इम्प्रूव्ड कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। जब आपके पास एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड हैं, पॉलिसीज़ डिफाइंड हैं, उस केस में उनको फॉलो अप कर पाना बहुत आसान हो जाता है। फाइनेंशियल लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं। प्रोटेक्शन आपकी इंफॉर्मेशन एसेट्स की बढ़ जाती है, जिसके साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन मेंटेन्ड रहती है। इंक्रीज कस्टमर ट्रस्ट। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी होगी तो कस्टमर का ट्रस्ट बना रहेगा आपके गुड्स एंड सर्विसेज में। और एम्प्लॉय की अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शन इंक्रीज हो जाती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे की कंपोनेंट्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के विच वी शुड बी और वन शुड बी अवेयर ऑफ। सबसे पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का क्या पर्पस है ये आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेशन क्या है उस स्कोप की, आपके पॉलिसी की स्कोप की, यानी कि कौन कौन से एरियाज़ वो कवर करने वाला है, दैट शुड बी क्लियरली मैंशनड। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन का, एसेट्स का, और उनका क्लासिफिकेशन होना चाहिए एज पर द डॉक्यूमेंटेशन। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए सिक्योरिटी कंट्रोल्स का जिसको यूज़ करना है इंफॉर्मेशन एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लेवल ऑफ सिक्योरिटीज़ लगाना चाहते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने एम्प्लॉयज़ की डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेजर स्टेक होल्डर्स की डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैनेजमेंट की डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए। And last is that a description of the procedure for reporting and responding security incidents. Just in case कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको रिपोर्ट करने का क्या तरीका है, किस तरीके से उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मीट डाउन करना है, किस तरीके से उसमें रिस्पॉन्ड करना है या जवाब देना है, वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर। यानी कि हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक कम्युनिकेशन चैनल फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द सिक्योरिटी इंसिडेंट। अब समझते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इसका होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट
यू नीड टू एक्सेस योर रिस्क, आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन एसेट्स। हमें सबसे पहले अपने इंफॉर्मेशन एसेट को आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मोस्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कौन सी है और क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं इंफॉर्मेशन के साथ, एंड किस तरीके से वो आपके उन एसेट्स को इम्पैक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जब हमें अपने रिस्क के बारे में पता होगा तो हम उसके लिए एक बेटर पॉलिसी डिज़ाइन कर पाएंगे। अब जब हमें अपने रिस्क के बारे में पता चल चुका है, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डेवलप अ पॉलिसी फॉर दैट। जब हम पॉलिसी को डेवलप करते हैं तो वो हमारे रिस्क असेसमेंट के बेस पर होगी। जितना अच्छे से हम अपने रिस्क को असेस कर पाएंगे उतने अच्छे से उतनी बेटर पॉलिसी हम डिज़ाइन कर पाएंगे और रूल्स एंड प्रोसीजर को आउटलाइन कर पाएंगे, जिसको हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एसेट्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट रिस्क को एनालाइज कर लिया है, रिस्क मैनेजमेंट कर लिया है, पॉलिसी भी बन चुकी है। अब उस पॉलिसी को आपको कम्युनिकेट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जैसे ही आपकी पॉलिसी डेवलप हो जाएगी, आप उस पॉलिसी के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को बताएंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद आपने कोई एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या वो सिस्टम ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। तो आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और उसके इन्फोर्समेंट के लिए देखना पड़ेगा, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय उस पॉलिसी को फॉलो अप नहीं करता है तो देयर शुड बी सम डिसिप्लिनरी एक्शन उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट पॉलिसी को वॉयलेट करने के लिए। लास्ट पॉइंट इज़ दैट एक्सेस कर लिया है, रिस्क को मैनेज कर लिया है, उसके बारे में जान लिया है, पॉलिसी डेवलप कर ली है, कम्युनिकेट भी कर दिया है, मॉनिटर कर रहे हो आप अपनी पॉलिसी को रेगुलर बेसिस पे। उसके साथ साथ आपको उसको अपडेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक पुरानी पॉलिसी के साथ अगर 20 साल आगे बढ़कर भी वही पॉलिसी को फॉलो अप करते जा रहे हो विदाउट एनी अपडेशन, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगी। इसीलिए रिव्यू एंड अपडेट ऑफ योर पॉलिसी इज़ रिक्वायर्ड। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के बाद अगला टॉपिक आता है आपका इंडियन साइबर लॉ। अब हम समझते हैं कि इंडियन साइबर लॉ क्या है। इंडियन साइबर लॉ को हम फॉर्मली बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, दैट इज ITA 2000। इसके कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं इसके साथ साथ, और इसका एक प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क भी है जो कि एक साइबर स्पेस यानी कि हमारी पूरी साइबर वर्ल्ड को गवर्न करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को गवर्न करने के लिए इंडिया में यूज़ होता है। समझते हैं कि क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडियन साइबर लॉ का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एक लीगल रिकॉग्निशन, एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को, डिजिटल सिग्नेचर्स को और ट्रांजैक्शंस को। कोई भी आप डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हो, आपके पास एक ऑफर लेटर आया, आपने वो डिजिटली साइन करके भेज दिया, तो वो कितना ऑथेंटिक है। ये सारे डेफिनेशंस जो आई थी, ये आई थी इंडियन साइबर लॉ के इंट्रोडक्शन के बाद। इंडियन साइबर लॉ ने एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया था जो कि लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, डिजिटल सिग्नेचर्स को और ट्रांजैक्शंस को। साइबर क्राइम्स को एड्रेस करता है। कैसे साइबर क्राइम्स? जैसे कि हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, डाटा ब्रीचिंग। डाटा ब्रीचिंग का मतलब होता है डाटा की चोरी करना, और कोई मालवेयर या टॉर्जन्स या फिर वायरसेस। क्या इंश्योर करता है इंडियन साइबर लॉ? इंडियन साइबर लॉ इंश्योर करता है डाटा की प्रोटेक्शन, प्राइवेसी ऑफ द सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। आपका डाटा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी को मेंटेन करना इंडियन साइबर लॉ का काम है। रिकॉग्निशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर्स, जैसा कि हमने ऊपर बात करी थी, सबसे पहला काम था इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल सिग्नेचर और ट्रांजिशंस को एक लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना। फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को लीगल सर्टेनिटी के साथ फॉर ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांजिशंस। मतलब कि ई कॉमर्स को फैसिलिटेट करता है कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ताकि ट्रांजिशन स्मूथली गवर्न हो सके। प्रमोट करता है साइबर सिक्योरिटी को थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CERTS। CERTS क्या है? CERTS है एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिपोर्ट
टीम, जहाँ पर कोई भी साइबर सिक्योरिटी रिगार्डिंग इमरजेंसी आती है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था इंडियन साइबर लॉ के अंडर एंड डेवलपमेंट हुए थे सर्टेन स्टैंडर्ड्स के। यहाँ पर इंटरमीडियरी लाइबिलिटी को डिफाइन किया गया था फॉर द कंटेंट होस्टेड ऑन इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स। इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट होस्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट होस्ट किया जाता है, तो उसकी लाइबिलिटी डिफाइन करी गई थी। साइबर टेररिज्म ऑफेंसेस को एड्रेस किया गया था और आउटलाइन किया गया था जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स इन साइबर क्राइम मैटर्स कि अगर कोई साइबर क्राइम का मैटर होता है तो जुरिस्डिक्शन उसमें लिया जा सकता है इंडियन कोर्ट्स की हेल्प से। सर्टेन पेनल्टीज आप डिफाइन कर सकते हो, फाइन डिफाइन कर सकते हो, इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो फॉर साइबर क्राइम एंड और भी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। अब हम समझते हैं कि हमेशा से तो इंडियन साइबर लॉ इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होगा जितना आज की डेट में है। तो किस तरीके से आपका इंडियन साइबर लॉ इवॉल्व हुआ है ओवर ईयर्स। ITA 2000 क्या था हमारा? ITA 2000 वॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसने एक इनिशियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था इंडियन साइबर लॉ को और लीगल रिकॉग्निशन दी थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, डिजिटल सिग्नेचर्स और रिकॉर्ड्स को। उसके बाद एक अमेंडमेंट आया था 2008 में, जहाँ पर इन लीगल प्रोविजंस को साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ को टैकल करने के लिए डाटा प्रोटेक्शन एंड डाटा प्राइवेसी को डाटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम्स और इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड करने के लिए अमेंड किया गया था। मतलब कि पहले केवल रिकॉग्निशन था, ट्रांजिशन और रिकॉर्ड का, अब उसके बाद साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है 2008 के अमेंडमेंट के अंदर। उसके बाद क्या हुआ था? देयर वाज अनदर अमेंडमेंट जहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी को इंक्लूड किया गया था। कुछ ऐसे रूल्स बताए गए थे जिसे गवर्न करने के लिए यूज़ किया जा सकता है किसी के सेंसिटिव या पर्सनल डाटा के चोरी होने पर या फिर उसके यूज़ के रिगार्डिंग। इसको हम बोलते हैं DPDP एक्ट, डाटा प्रोटेक्शन एंड डाटा प्राइवेसी एक्ट। साइबर क्राइम्स की डेफिनेशन को और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया था, नए ऑफेंसेस उसमें ऐड कर दिए गए थे, अनऑथराइज्ड एक्सेस ऐड कर दिया गया था, आइडेंटिटी थेफ्ट, मालवेयर स्प्रेड, इन सब को ऐड कर दिया गया था। CERTS को प्रमोट किया गया था, यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के इस्टेब्लिशमेंट को प्रमोट किया गया था। एम्फेसिस किया गया था साइबर सिक्योरिटी के प्रैक्टिसेस पर और कुछ स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट लाइबिलिटी डिफाइन कर दी गई थी, उनकी एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी गई थी ताकि प्रोटेक्शन रहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम सीख करते हैं एक इंडिविजुअल के पास राइट्स होने चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, बट इट शुड ऑलवेज कम विद सम यू कुड से लाइबिलिटीज़। मतलब कि आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पे डाल रहे हो तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, तो वो लिमिटेशंस के साथ साइबर सिक्योरिटी में डिफ़ाइन कर दिया गया था। साइबर टेररिज्म का वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था और भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे जिसमें प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स और डिजिटल पेमेंट्स को रिवाइज करके बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था। अगला आता है आपका, ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है इंडिया में जो कि गवर्न करता है सारी साइबर एक्टिविटीज़ को, जो कि आपको ये बताता है कि ये एक्टिविटी एक साइबर क्राइम है एंड दिस इज़ लीगल टू डू। तो उस फ्रेमवर्क का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, दैट इज़ IT एक्ट 2000, या फिर हम बोल सकते हैं इंडियन साइबर लॉ। IT एक्ट एक ऐसा कंप्रिहेंसिव यानी कि डिटेल्ड लॉ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के रिगार्डिंग इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है, डिजिटल सिग्नेचर्स और साइबर सिक्योरिटी को एड्रेस किया गया है। कौन कौन से इसके इम्पॉर्टेंट की प्रोविजंस हैं जिसको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है? पहला है सेक्शन 43। सेक्शन 43 के अंदर डेफिनेशन दी गई है साइबर ऑफेंसेस की, जैसे कि हैकिंग, डाटा थेफ्ट, डिनाइबल और सर्विस अटैक्स। मतलब कि किसी ने कोई अटैक किया है और अब डिनाई कर रहा है कि नहीं ये काम मैंने नहीं किया है, तो फिर उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है और वो सेक्शन 43 के अंदर मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 66। दिस सेक्शन डिफाइंस द cyber terrorism and provides for punishment of
अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दिस ऑफेंस। सेक्शन 66 क्या करता है, साइबर टेररिज्म को डिफाइन करता है और अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट को भी दे सकता है किसी भी ऑफेंस के लिए, साइबर टेररिज्म के ऑफेंस के लिए। सेक्शन 72A, सेक्शन 72A एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए जिसका कंटेंट हार्मफुल माना जाता है चिल्ड्रन के लिए या फिर डिफेमेटरी है, समथिंग दैट इज़ नॉट गुड, वो नहीं होना चाहिए। सेक्शन 79 क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है कंपेंसेशन उन लोगों को जो कि साइबर क्राइम्स के विक्टिम्स बन चुके हैं। कौन कंपेंसेशन देगा, कंपेंसेशन वो लोग देंगे जिन लोगों ने वो साइबर क्राइम किया है। और ऐसे कौन से लॉज हैं जो कि गवर्न करते हैं साइबर सिक्योरिटीज़ को इंडिया में, फर्स्ट वन इज़ इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट, ये सारे एक्ट्स भी एप्लीकेबल हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसा कि पहले हमने पढ़ा था CERT, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए इमीडिएट रिस्पांस एंड एक्शंस लेने के लिए माना जाता है। फर्स्ट इज दैट। अगला है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि CAT, जहाँ पर आप अपील कर सकते हैं IT एक्ट के अंदर किसी भी प्रोविज़न के लिए। नेक्स्ट इज नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये एक ऐसी एपेक्स बॉडी है यानी कि अ लार्ज गवर्निंग बॉडी जो कि प्रोटेक्शन ऑफ साइबर थ्रेट्स के अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट यूज़ करी जाती है। ओके, अब हम आगे समझते हैं कि क्या राइट्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर IT एक्ट 2000 या फिर अंडर इंडियन साइबर लॉ। सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल के राइट्स की। प्राइवेसी होनी चाहिए, मेरा कोई भी पर्सनल डाटा है या किसी का भी कोई भी पर्सनल डाटा है उस पर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगला है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी वेबसाइट या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेरे कौन से डाटा को किस तरीके से कहाँ पर यूज़ कर रही है वो इन्फॉर्मेशन लेने का राइट मेरे पास है। फ्री स्पीच, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं फ्रीली अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकती हूँ या कोई भी एक्सप्रेस कर सकता है, बट देयर शुड बी सर्टेन लिमिटेशंस। फाउल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज़ अगेंस्ट साइबर लॉ। कंपेंसेशन, राइट टू कंपेंसेशन एज विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम्स। ठीक है, जिन लोगों के अगेंस्ट साइबर क्राइम हुआ है, जिन लोगों ने साइबर क्राइम की सिचुएशन को फेस किया है, वो कंपेंसेशन ग्रांट कर सकते हैं वो साइबर क्राइम करने वाले लोगों से, दैट इज प्रीपेट्रेटर्स। ठीक है, आगे समझते हैं। अभी हमने देखा था कि इंडिविजुअल की क्या राइट्स हैं। अब जब हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती है, हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। तो कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो कि इंडियन साइबर लॉ हमारे लिए रखता है? पहला है अवॉइडिंग साइबर क्राइम्स, हमें साइबर क्राइम नहीं करने चाहिए। दूसरा है हमें किसी भी यूज़र की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और डिफेमेटरी या फिर ऑब्सेंस कंटेंट, कोई ख़राब कंटेंट, डिफेम करने वाला कंटेंट हमें इंटरनेट पर पोस्ट नहीं करना चाहिए जो कि किसी भी वे में हार्मफुल है। अभी हमने बात करी थी एक इंडिविजुअल के राइट्स और उसकी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ की। अब हम बात करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स फॉर इंडियन साइबर लॉ एंड फिर उसकी क्या ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ हैं अंडर इंडियन साइबर लॉ। सबसे पहले बात करते हैं राइट्स की। पहला राइट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, राइट टू सेफगार्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क फ्रॉम ऑनलाइन इन्फ्रिंगमेंट। कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, जब मैं कॉपीराइट की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ कि कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क जो मैंने क्रिएट किया है। ट्रेडमार्क यानी कि कोई ऐसा ब्रांड नेम, उसको प्रोटेक्ट करने का राइट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास। जैसे कि नाइकी कैन प्रोटेक्ट इट्स ओन ब्रांड नेम, कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता उसकी मर्ज़ी के बिना। नेक्स्ट इज, या फिर कोई उसको सेल नहीं कर सकता है नाइकी की मर्ज़ी के बिना, तो वो आएगा ट्रेडमार्क के अंदर। और कॉपीराइट मतलब कि जैसे मैंने कोई बुक लिखी है तो उसका कॉपीराइट मेरे पास होता है, मेरी मर्ज़ी से उसका सेल परचेज काम करता है। अगला आता है बिजनेस डाटा प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्ट बिजनेस डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज़ और डिस्क्लोजर। ऑर्गेनाइजेशन के पास ये राइट होता है कि वो अपने बिजनेस डाटा को प्रोटेक्ट कर सकता है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यूज़ से या फिर उसको डिस्क्लोज करने से।
डिस्क्लोज करने से क्यों प्रोटेक्ट कर सकता है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा सीक्रेट हो सकता है जिससे कंपनी रन कर रही है और वो अगर आउट हो गया तो फिर कंपटीटर्स को फ़ायदा हो सकता है। अगला आता है लीगल एक्शन अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स। ऑर्गेनाइजेशन के पास ये भी राइट होता है कि किसी ने अगर साइबर क्राइम किया है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। व्हाट आर ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अंडर इंडिया साइबर लॉ? ऑब्लिगेशंस यानी कि ड्यूटीज़ क्या हैं? टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जिससे कि इंफॉर्मेशन एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके साइबर थ्रेट्स या साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट। साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना भी ड्यूटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। कंप्लायंस विद द लॉ, ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द अदर रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशंस concerning cyber security and privacy. So it is also the duty of an organization कि वो साइबर लॉज और सारे रिलेवेंट लॉज को फॉलो अप करे जो कि साइबर सिक्योरिटी से कंसर्न करते हैं या प्राइवेसी ऑफ डाटा से कंसर्न करते हैं। कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो साइबर लॉ में रिसेंटली मेड हैं? वन इज़ DPDP एक्ट, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। इट इज़ फॉर द डाटा प्रोटेक्शन एंड डाटा प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। 2023 एक्ट है ये, एंड इसमें ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि डिटेल्ड एक्ट है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल इंफॉर्मेशन के। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। ये इम्पोज करता है या फिर ड्यूटी प्रोवाइड करता है ऑन इंटरमीडियरीज लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज इंस्टाग्राम। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कंटेंट टेक डाउन कर दिया जाए अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट विच इज़ अगेंस्ट द लॉ इन्फोर्समेंट और गलत डाटा प्रोवाइड ऑन कर रही है, ऐसा डाटा प्रोवाइड ऑन कर रही है जो कि नहीं जाना चाहिए, या इट इज़ इन डिफेमिंग इन एनी कंडीशन। उसके लिए कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, enforcement of this information technology ethics code rules 2021. Next is Indian Cyber Crime Coordination IC3, स्टैब्लिश किया गया था फरवरी 2021 में। किस लिए? कोऑर्डिनेशन को इन्हांस करने के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। मतलब कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके कोऑर्डिनेशन को बेटर करने के लिए, साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था जहाँ पर जो विक्टिम्स हैं वो ईज़िली अपनी प्रॉब्लम्स या फिर अपनी कंप्लेंट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020। ये आउटलाइन करती है गवर्नमेंट के अप्रोच को साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस के लिए, अगले 5 साल के प्लान के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, एजुकेशनल एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए। क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा वर्ल्ड वाइड वेब है जो कि किसी एक कंट्री में कंस्ट्रेंट नहीं है, तो हमें इंटरनेशनल कॉपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगला आता है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023। इसका स्कोप क्या है? ये अप्लाई करता है पर्सनल डाटा के प्रोटेक्शन के लिए विद इन द इंडिया टेरिटरी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडिया की टेरिटरी के अंदर किस चीज़ के लिए? फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल विद इन इंडिया। ये अप्लाई होता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डाटा प्रोसेसिंग बाय ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया की टेरिटरी के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज पे का जो भी डाटा है उसके प्रोटेक्शन के लिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है डिजिटल पर्सनल डाटा को डिफाइन करता है एज एनी डाटा आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फ़ोन नंबर, IP एड्रेस एक्सेट्रा। मतलब कि DPDP एक्ट 2023 क्या करता है? ये करता है कि किसी का कोई भी पर्सनल डाटा है, जैसे कि आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, अकाउंट डिटेल्स, बर्थ, ईमेल, व्हाटएवर इज़ दैट,
उस डाटा के प्रोटेक्शन को सिक्योर करने के लिए। ये इसकी जो जोग्राफिकल एप्लीकेशन है वो कहाँ तक है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं भी ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, डाटा प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के, एक रिस्पॉन्सिबल डाटा प्रोसेसिंग प्रैक्टिस को शोकेस करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और गवर्नेंस के लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने के लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा। इम्पैक्ट क्या है, इससे वो तरीका बदल चुका है जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। अब क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, वॉट एवर इज़ दैट, वहाँ पर पहले यूज़र से कंसेंट लिया जाता है। तो इम्पैक्ट इस लॉ का ये आ रहा है दैट अब सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगला आता है, क्या राइट्स इंडिविजुअल को प्रोवाइड करती है और ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है, क्या राइट्स इंडिविजुअल को प्रोवाइड करती है और ऑर्गेनाइजेशन की क्या ड्यूटीज़ हैं उस राइट्स के रिगार्डिंग। यूज़र के पास राइट होते हैं अपने पर्सनल डाटा के प्रोटेक्शन के लिए, अपने पर्सनल डाटा को सही करने के लिए, डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं कभी भी, और ऑब्जेक्ट टू द प्रोसेसिंग ऑफ देयर पर्सनल डाटा, मतलब किस तरीके से उनका पर्सनल डाटा प्रोसेस किया जा रहा है उसके अगेंस्ट वो ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं और अपने पर्सनल डाटा को पोर्ट भी कर सकते हैं। ऑब्लिगेशंस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कंसेंट लेना ज़रूरी है इंडिविजुअल से, रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है जब आप किसी भी यूज़र का डाटा प्रोसेस कर रहे हो। अगर कोई डाटा थेफ्ट हुआ है तो उसके रिगार्डिंग इंडिविजुअल को बताना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल डाटा के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको साथ के साथ कैटर करना या रिस्पॉन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इग्नोर करके नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या होती है, आईपी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी कैटेगरी है प्रॉपर्टी की जो कि इंक्लूड करती है intangible creations of the human intellect। intangible creations का मतलब होता है ऐसी क्रिएशंस जिनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स। पेटेंट इन्वेंशन होती है और इनकी प्रोटेक्शन होती है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जनरली 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग। जिस दिन से आपको पेटेंट मिला है उस दिन से 20 ईयर तक आपके पास कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव राइट हैं अपनी इनोवेशन के लिए, जिसमें कि इन्वेंशंस में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है, प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं, प्रोसेस इंक्लूड किया जा सकता है, मशीन्स इंक्लूड करी जा सकती हैं। पेटेंट इज़ फॉर द इन्वेंशंस। अगर मैं बात करूँ कॉपीराइट इज़ फॉर द क्रिएटिव वर्क लाइक आपने कोई बुक लिखी है, कोई मूवी लिखी है, कोई म्यूज़िक लिखा है या कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, ऑल दीज कम्स अंडर क्रिएटिव वर्क। कॉपीराइट लास्ट करता है ऑथर की लाइफ के लिए और प्लस 70 ईयर्स, यानी कि लाइफ प्लस 70 ईयर्स। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क को ये वर्ड हो सकता है, सिंबल हो सकता है, लोगो हो सकता है, जैसे कि ब्रांड नेम हो सकता है, जैसे कि नाइकी, एडिडास, H&M, ये सारी चीज़ें ट्रेडमार्क्स के अंदर आती है। अगर मैं पेटेंट की बात करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई इन्वेंशन करी, कोई मशीन बनाई, वो मशीन आज तक नहीं बनी थी, कम्प्लीटली न्यू आइडिया है, आपने उसका पेटेंट खरीद लिया। अब आपके पास उस मशीन के या उस प्रोसेस के कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि कोई उस चीज़ को अगर कॉपी करेगा तो दे हैव टू बाय सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यू, दे नीड टू टेक लाइसेंस फ्रॉम यू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होता है। कॉपीराइट का मतलब होता है कि आपका कोई क्रिएटिव वर्क है, इलीगली कोई वो आपके नाम आपका किए हुए वर्क को जिसे हम कहते हैं प्लैगरिज्म के थ्रू, मतलब प्लैग नहीं कर सकता है, कॉपी नहीं कर सकता है। एंड ट्रेडमार्क यानी कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड लोगोज हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड ब्रांड नेम्स हैं, उसको हम ट्रेडमार्क्स की बात करते हैं। ट्रेडमार्क्स के अंदर कुछ ऐसे ट्रेड सीक्रेट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोका कोला की कंपनी है, उस कंपनी की जो रेसिपी है वो उस कंपनी का ट्रेड सीक्रेट है,
वो एक ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि अगर बाहर चली गई तो कोई जो उसका कंपटीटर है वो एडवांटेज ले सकता है कंपनी के ऊपर। अगला आता है कि ट्रेड सीक्रेट्स में फॉर्मूलाज आ सकते हैं, रेसिपीज आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आ सकते हैं। अब समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज क्या होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज इन्वॉल्व्स लीगल एंड एथिकल चैलेंजेस रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ आईपी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैनेज करने में कौन से ऐसे लीगल और एथिकल चैलेंजेस आते हैं, उनको हम बोलते हैं आईपी इश्यूज। आईपी इश्यूज कुड बी एनीथिंग जो कि आपके इन्वेंशंस को, आर्टिस्टिक वर्क को, लिटरेरी वर्क्स को, डिज़ाइन को, सिंबल्स को एनकम्पास यानी कि ओवरटेक करने की कोशिश करता है, अनएथिकल मैनर से, अनऑथराइज मैनर से चोरी करने की कोशिश करता है आपके ट्रेड सीक्रेट्स को। मोर देन 3 टाइप्स के भी होते हैं। अभी हम समझते हैं कि मेजरली 3 टाइप के कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट आईपी इश्यूज हैं। पहला है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, यानी कि किसी ने अनऑथराइज्ड वे में आपकी कॉपी करने की कोशिश करी है। कॉपीराइट यानी कि आपके क्रिएटिव वर्क को, फॉर एग्जांपल आपके किसी म्यूज़िक को, बुक्स को, सॉफ्टवेयर को। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट यानी कि किसी ने अनऑथराइज्ड वे में यूज़ करने की कोशिश करी है, एक कंज्यूमर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करी है। आप जैसे फॉर एग्जांपल एडिडास के लोगों को चेंज कर करके लोकल ब्रांड्स बना लेते हैं लोग, एक कंज्यूमर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इफ समबडी फाइल्स अ कंप्लेंट ऑन दैट कुड कम्स ऑन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ट्रेड सीक्रेट थेफ्ट, किसी ने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली है आपकी हैकिंग के थ्रू आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो वो आता है ट्रेड सीक्रेट थेफ्ट के अंदर। आईपी इश्यूज के और क्या एग्जांपल्स हैं? पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट यानी कि आपके पेटेंट को किसी ने बनाने की कोशिश करी है, सेल करने की कोशिश करी है विदाउट कंसेंट ऑफ द पेटेंटी, जिसने वो पेटेंट किया है उसके कंसेंट के बिना। काउंटरफिटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग गुड्स डिजाइन टू रिजेंबल जेन्युइन प्रोडक्ट्स ऑफ अनदर कंपनी। ऐसे गुड्स जो कि डिज़ाइन किए गए हैं कॉपी करने के लिए, रिजेंबल करने के लिए अदर कंपनी से, उसको हम बोलते हैं काउंटरफिटिंग। प्लैगरिज्म यानी कि किसी के काम को कॉपी करके अपने नाम पे बेचना, इज कॉल्ड प्लैगरिज्म। हाउ कैन बिजनेस एंड इंडिविजुअल प्रोटेक्ट देयर आईपी राइट्स इन अ डिजिटल डोमेन? हमने आईपी राइट्स की बात तो करी है, बट उसका प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? बिजनेस क्या कर सकते हैं? आईपी राइट्स पे अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए उनको। दूसरा, एक पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए अपने आईपी राइट्स के लिए। टेक्निकल मेजर्स लेने चाहिए। टेक्निकल मेजर्स मतलब कि इंक्रिप्शन होना चाहिए और आपको इंक्रिप्टेड डाटा के थ्रू फॉरवर्ड करना चाहिए चीज़ों को। डिजिटल वाटर मार्किंग आप कर सकते हो। पॉलिसी के अंदर आपको एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि आईपी क्रिएशन, प्रोटेक्शन और यूजेज को डिफाइन कर सके। रजिस्टर करना चाहिए अपने ट्रेडमार्क को। कॉपीराइट्स लेने चाहिए। एजुकेट करना चाहिए अपने स्टेक होल्डर्स को, एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना चाहिए आईपी राइट्स के बारे में और उनकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस के बारे में। मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली करनी चाहिए और लीगल एक्शन लेना चाहिए अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट करने की कोशिश करता है। इंडिविजुअल्स क्या क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो आईपी लॉज को समझे पहले। दे शुड बी अवेयर, नोइंग अबाउट। जैसे कि जो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो वहाँ पे तो इनका बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है आईपी लॉज का। सो वी शुड बी एजुकेटेड अबाउट दैट। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग। किसी ने अगर कॉपीराइट ले रखा है किसी चीज़ के लिए, लाइसेंसिंग करा रखी है, तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए उन राइट्स को, एंड हमें लीगल वे में प्रोसीजर्स को फॉलो अप करना चाहिए। हमें गाइडलाइंस को अधेयर करना चाहिए कॉपीराइट लॉज की। अपने पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए प्रॉपरली। वी शुड बी कॉशियस। अगर हम कोई भी डाटा ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं तो हमें सोच समझ के, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डाटा को पोस्ट करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करने चाहिए। जनरली लोग एक प्रैक्टिस फॉलो अप करते हैं कि हम मल्टीपल वेबसाइट्स पे सेम पासवर्ड डाल देते हैं। जनरली आपकी डेट ऑफ बर्थ, name@ समथिंग। तो इन सारे पासवर्ड्स की जगह हमें यूनिक और रोबस्ट पासवर्ड हर एक अकाउंट के लिए ऑनलाइन यूज़ करना चाहिए, रदर देन
रिपीटिंग द सेम पासवर्ड्स अगेन एंड अगेन, इससे थेफ्ट आसान हो जाता है। कोई इन्फ्रिंगमेंट होता है या किसी भी तरीके का कोई पायरेसी या प्लैगरिज्म होता है, तो हमें तुरंत हायर अथॉरिटीज़ को या रिलेवेंट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए और लीगल एडवाइस ले लेनी चाहिए। अगर कोई भी क्वारीज हमें होती हैं, समझ नहीं आता है कि क्या एक्चुअल में कोई रूल वायलेट हुआ है नहीं हुआ है, सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू सीक अ लीगल एडवाइस। ठीक है, व्हाट आर द की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड लेजिस्लेशंस। हमने बात करी कि भाई साइबर क्राइम्स के लिए हम कोर्ट तक जा सकते हैं, तो कोर्ट तक जाने के लिए ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं उन साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट। पहला है पेटेंट्स एक्ट 1970, जो कि पेटेंट को गवर्न करता है इंडिया के अंदर, राइट्स को डिफाइन करता है और प्रोसीजर को डिफाइन करता है इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला है कॉपीराइट एक्ट 1957, जो कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन को डील करता है। किस काम के लिए होता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन? क्रिएटिव वर्क, जैसे कि बुक्स, म्यूजिक, सॉन्ग्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ट्रेडमार्क्स एक्ट गवर्न करता है ट्रेडमार्क के अगेंस्ट कोई भी इन्फ्रिंगमेंट होता है, यानी कि कोई आपके लोगों को कॉपी करने की कोशिश करता है या किसी भी तरीके का प्लैगरिज्म करने की कोशिश करता है, कंज्यूमर कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो उसके रजिस्ट्रेशन को, उसके प्रोटेक्शन को गवर्न करने के लिए, ओनर्स के राइट को डिफाइन करने के लिए है ट्रेडमार्क्स एक्ट। डिज़ाइंस एक्ट रेगुलेट्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, इंश्योरिंग एक्सक्लूसिव यूजेज राइट्स। आपने कोई डिज़ाइन बना है तो उसके राइट्स को, उसके एक्सक्लूसिव राइट्स आपके पास होंगे। अब उसको किस तरीके से कोई यूज़ कर सकता है वो काम आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिज़ाइन एक्ट्स को रेफर कर सकते हैं फॉर द जुरिसडिक्शन पर्पस या लेजिस्लेशन पर्पस। जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999, ये एक्ट क्या करता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक रीजनल बैकग्राउंड से आता है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करने का काम आता है जोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंडर। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000, ये प्रोटेक्ट करता है लेआउट के डिज़ाइन को, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, और ग्रांट करता है एक्सक्लूसिव राइट टू द क्रिएटर। प्लांट वेराइटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स की वेराइटीज़ को और उसको ग्रो करने वाले फार्मर्स को और ब्रीडर्स को एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करता है। आईटी एक्ट 2000, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, डिजिटल सिग्नेचर, साइबर क्राइम्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इन सब को मेंटेन या एड्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला आता है पेटेंट क्या होता है। पेटेंट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि इन्वेंटर को ग्रांट किया जाता है विथ सम एक्सक्लूसिव राइट्स। उसको कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं फॉर इट्स इन्वेंशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। कितने टाइम पीरियड के लिए? 20 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए। इसका एम क्या होता है? इनोवेशन को एनकरेज करना, एक मोनोपोली प्रोवाइड करके। मतलब आपने अपने डिज़ाइन की रिकॉग्निशन ले लिया, अब उस डिज़ाइन में आपकी मोनोपोली है। अगर कोई इसको कॉपी करेगा तो भाई उसको आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे उस कॉपी के लिए। इन्वेंटर को इस पेटेंट लेने के लिए डिस्क्लोज करनी पड़ेगी सारी इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं पेटेंट को ऑब्टेन करने के लिए? नोवेलिटी मतलब कि कुछ नया आइडिया होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी समथिंग वेरी ऑब्वियस कि ये तो हो ही सकता था। उसकी कुछ यूजफुलनेस होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर एलिजिबिलिटी, यानी कि इट शुड बी एलिजिबल फॉर द पेटेंट प्रोटेक्शन, लॉज के अंदर कवर अप होना चाहिए। प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए एप्लीकेशन के लिए, तभी तो वो पेटेंट है, तभी तो आपको उस पेटेंट के लिए सर्टेन बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया तो फिर वो आपका पेटेंट नहीं है। यू ट्राई टू कॉपी इट फ्रॉम समवेयर। क्लेम स्पेसिफिसिटी, मतलब कि जो पेटेंटी है वो क्लेम कर सकता है। देयर शुड बी अ प्रिसाइज स्कोप, प्रॉपरली स्कोप उसका डिफाइन होना चाहिए, उसके इन्वेंशन का बताया जाना चाहिए कि इसको हम कहाँ पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक पेटेंट होल्डर के राइट्स क्या क्या होते हैं? सेल कर सकता है, यूज़ कर सकता है, सोल राइट्स मिलते हैं उसको,
अपनी इन्वेंशन को सेल करने के लिए, यूज़ करने के लिए, मार्केट करने के लिए। मोनोपोली होती है, टेरिटरी कंट्रोल होता है, कमर्शियलाइजेशन कर सकता है अपने प्रोडक्ट का। अगर किसी भी तरीके का कोई थेफ्ट होता है, इन्फिगमेंट होता है, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है बाय द पेटेंट होल्डर। दूसरे लोगों को परमिशन प्रोवाइड कर सकता है यूज़ करने के लिए, इन रिटर्न उसको बेनिफिट्स मिलेगा उसका। ट्रांसफ़र कर सकता है, कोलैटरल की तरह यूज़ कर सकता है, यानी कि गिरवी रख सकता है अपने पेटेंट राइट्स को। राइट्स अप्लाई विद इन द जुरिस्डिक्शन, यानी कि एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, जुरिस्डिक्शन के अंडर कवर होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ यूज़, अगर ऐसा चाहता है पेटेंटी तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से वो रोक भी सकता है, क्योंकि वो उसकी खुद की इन्वेंशन है, और डैमेजेस के अगेंस्ट कंपेंसेशन ले सकता है। इंडिविजुअल्स और बिजनेस किस तरीके से अपने पेटेंट्स को प्रोटेक्ट करने के अपने पेटेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पेटेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपका पेटेंट एक्चुअल में एलिजिबल है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो उस क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर रहा जो क्राइटेरिया चाहिए होता है पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि वो नॉवल नहीं है, नॉन ऑब्वियस नहीं है, यूटिलिटी एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्राइटेरिया को मीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। पेटेंट सर्च करनी चाहिए ये चेक करने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि पेटेंट किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर पहले से करा दिया हो। प्रॉपर डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेटेंट का क्लेम का ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसके बाद फिर आता है कि पेटेंट का टाइप क्या है, वो चूज़ करना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है कि प्रोविजनल है या कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन है। फिर पेटेंट एप्लीकेशन फिल करी जाती है, पेटेंट एप्लीकेशन फिल करने के बाद एप्लीकेशन फ़ीस दी जाती है। एग्जामिनेशन, पब्लिकेशन, पेटेंट एप्लीकेशन का एक एग्जामिनेशन होता है और पब्लिकेशन होता है 18 मंथ्स के बाद। फिर कोई भी ऑफिस एक्शंस के लिए प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है। एग्जामिनर्स ऑब्जेक्शंस और रिक्वेस्ट को एड्रेस करना ज़रूरी है। अगर आपके पेटेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी डाउट्स आते हैं तो आपको उसका एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको पेटेंट मिल जाता है तो सारे ऑब्जेक्शंस अपने आप से वॉयलेट हो जाते हैं, मतलब दे आर नलिफाइड। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट भी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल प्रोटेक्शन होता है। ओरिजिनल वर्क के लिए किस टाइप का वर्क होना चाहिए? क्रिएटिव वर्क होना चाहिए। कितने टाइम के लिए होता है? इट इज़ मोर देन 60 ईयर्स एंड इट लास्ट फॉर द ऑथर लाइफ टाइम। क्या राइट्स होते हैं कॉपीराइट होल्डर के पास? रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रिएटिव वर्क के लिए यूज़ होता है कि आपने कोई बुक्स लिखी हैं तो उस बुक को रिप्रोड्यूस आप कर सकते हो, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पब्लिक परफॉर्मेंस दे सकते हो, पब्लिक डिस्प्ले दे सकते हो, डेरिवेटिव वर्क्स कर सकते हो, और डिजिटल एंड ऑनलाइन राइट्स भी आपको दिए जाते हैं। जैसे कि आपने कोई बुक लिखी, आप उसकी मल्टीपल सीडीज भी क्रिएट कर सकते हो। कॉपीराइट होल्डर्स के पास एक्सक्लूसिविटी होती है, एक लास्टिंग ड्यूरेशन के लिए ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी कॉपीराइट्स को, और इन्फोर्स करने के लिए लीगल एक्शन का यूज़ कर सकता है। अगला आता है कि इंडिया के अंदर इंडिविजुअल और बिजनेसेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने कॉपीराइट को। पहला होता है एक ओरिजिनल वर्क को क्रिएट करना, दूसरा होता है इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, थर्ड इज़ दैट टू क्रिएट अ कॉपीराइट नोटिस। कॉपीराइट नोटिस में नाम होना चाहिए, पब्लिकेशन का ईयर होना चाहिए, कॉपीराइट का सिंबल होना चाहिए। ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन में ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी है, एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना ज़रूरी है ताकि हम यूजेज राइट्स को आगे ट्रांसफ़र कर सकें, मतलब ग्रांट कर सकें। किसी को आपके कॉपीराइट को यूज़ करना है तो आप प्रॉपर एग्रीमेंट उसके लिए बना सकते हैं, और इन्फोर्समेंट के लिए आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगला है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक ऐसा डिस्टिंक्टिव साइन है, जैसे कि कोई लोगो हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, H&M हो गया, एडिडास हो गया, पूमा हो गया, वॉट एवर इज़ दैट। आइडेंटिफाई करने के लिए और डिस्टिंग्विश करने के लिए किसी एक गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ डिफरेंट कंपनी ऑफर्ड।
जैसे मैंने बात करी शूज़ के मल्टीपल ब्रांड्स हो सकते हैं। मल्टीपल ब्रांड्स में आ गया आपके पास पूमा, आपके पास आ गया कैंपस, और आपके पास आ सकता है एडिडास। अब इन तीनों ने हमको प्रोवाइड किए गुड्स एंड सर्विसेज जो कि है शूज़। अब उन शूज़ को क्या डिफ़र कर रहा है? पूमा में पूमा का लोगो डिफरेंट है, पूमा का नेम डिफरेंट है, ब्रांड नेम डिफरेंट है, आइडेंटिटी उसकी कंप्लीटली डिफरेंट है। कैंपस डिफरेंट, एडिडास डिफरेंट। सो द पॉइंट इज दैट कि जो ट्रेडमार्क होता है वो डिस्टिंग्विश करता है सिमिलर टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को, सिमिलर टाइप्स के शूज़ को डिफरेंट कंपनीज से जो कि उसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इसमें वर्ड्स आ सकते हैं, फ्रेजेस आ सकते हैं, लोगोज आ सकते हैं, सिंबल्स कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है एक ट्रेडमार्क की? डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि यूनिकनेस, यूनिक होना चाहिए डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके गुड्स एंड सर्विसेज को किसी और कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज से। नॉन डिस्क्रिप्टिवनेस, जब आप ट्रेडमार्क लेते हैं तो आपको डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं करना है। एडिडास डायरेक्टली अपने सिंबल में ये डिफाइन नहीं करते कि भाई वो जूते बेच रहा है। H&M अपने सिंबल में ये डिफाइन नहीं करता है कि वो कपड़े बेच रहा है या वो कुछ और दे रहा है। शूज़ भी, सैंडल्स भी आते हैं H&M के। सिमिलरली इट शुड बी नॉन डिसेप्टिवनेस, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजेंबल कर रहा है किसी और गुड्स एंड सर्विसेज से तो कंज्यूमर कन्फ्यूजन क्रिएट करे। मिसलीडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर, नॉट सिमिलर और कन्फ्यूजिंग, नॉट ऑफेंसिव। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो मे बी किसी इंडिविजुअल को ऑफेंड कर दे या एक कम्युनिटी को ऑफेंड कर दे, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को ऑफेंड कर दे, उसका हमें ध्यान रखना है। नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, आपके सिंबल में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि लॉ से प्रोहिबिटेड है। इट शुड नॉट कंपाइल विद लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉट टू बी इन कॉन्ट्रारी विद द पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी। पब्लिक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, ट्रेडमार्क को ग्राफिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक मैनर में होना चाहिए। एक बार दोबारा देखते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब कि यूनिक होना चाहिए। नॉन डिस्क्रिप्टिवनेस यानी कि लोगों में आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि आप कौन से गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हो। नॉन डिसेप्टिवनेस यानी कि कंफ्यूजिंग या मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए किसी इंडिविजुअल के लिए, कम्युनिटी के लिए या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है। और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ग्राफिकल डायग्राम्स के बेस पर। क्या क्या राइट्स होते हैं एक ट्रेडमार्क होल्डर के? एक्सक्लूसिव यूज़, जो कि तीनों का होता है, पेटेंट का भी होता है, कॉपीराइट का भी होता है और ट्रेडमार्क का भी होता है। प्रिवेंट अदर्स, बाकी ब्रांड्स को स्टॉप कर सकता है आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेडमार्क्स बनाने से। किसी ने नाइकी के लोगों को कॉपी करने की कोशिश करी तो नाइकी के पास राइट है कि वो स्टॉप कर सकता है उसको अपनी सेम आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेडमार्क्स बनाने से। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फिगमेंट यानी कि होल्डर्स लीगल एक्शन ले सकते हैं ट्रेडमार्क इन्फिगमेंट के अगेंस्ट। किसी ने ट्रेडमार्क को कॉपी करने की कोशिश करी है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लाइसेंस प्रोवाइड किया जा सकता है दूसरों को आपके ट्रेडमार्क को यूज़ करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी दी जा सकती है। जैसा कि दिल्ली में आजकल हम बहुत देखते हैं कि वीर जी चाप वाले एक बहुत कॉमन नेम है जिसकी फ्रेंचाइजी बिकती है लोगों में। तो क्या हो रहा है कि लाइसेंसिंग प्रोवाइड करी जा रही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायल्यूशन, ट्रेडमार्क्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डायल्यूशन प्रिजर्विंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। अपनी यूनिकनेस को प्रिजर्व करने के लिए उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है डाइल्यूशन के अगेंस्ट। इन्फोर्समेंट, कोई भी ट्रेडमार्क होल्डर है अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए लीगल हेल्प ले सकता है और अपने ट्रेडमार्क को यानी कि अपने ब्रांड नेम को, जैसे फॉर एग्जांपल H&M का ऑनर है तो वो H&M अपने ब्रांड को कोलैटरल यानी कि गिरवी करके यूज़ कर सकता है फाइनेंशियल हेल्प या ट्रांजैक्शन के लिए। इंडिविजुअल और बिजनेसेस कैसे अप्लाई करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं अपने ट्रेडमार्क को इंडिया में? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं उस चीज़ के लिए। सबसे पहले ट्रेडमार्क सर्च, आपको एक यूनिक ट्रेडमार्क क्रिएट करना है।
जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क्स के साथ। डिटरमाइन क्लासेस, उसके बाद आपको रिलेवेंट क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन करना है उसका। उसके बाद तीसरा काम होता है कि आपको ट्रेडमार्क को क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है उस ट्रेडमार्क के लिए फॉर मेकिंग इट अ ब्रांड नेम। फिर आपको गुड्स एंड सर्विसेज को डिफाइन करना है क्लियरली, एप्लीकेशन फ़ी प्रोवाइड करोगे। देन अगेंस्ट देयर वुड बी then the application goes for examination by trademarks registry। अगर कोई वायलेशन नहीं दिखता है और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर सारे अपोजिशंस हट जाते हैं और ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। अब फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स के बीच। सबसे पहले हम पर्पस समझेंगे पेटेंट का। पेटेंट का पर्पस होता है इन्वेंशंस और इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस टाइप की प्रोटेक्शंस? अगेंस्ट इन्वेंशंस, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स। मतलब इनोवेशन ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट किया है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी प्रोसीजर में, किसी काम करने के तरीके में एक नया इनोवेशन किया है, या प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेशन किया है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है इसका? नोवल कॉज होना चाहिए और यूजफुल आइडिया होना चाहिए, एप्लीकेशन अच्छी होनी चाहिए। कितने टाइम के लिए पेटेंट वेरीफाइड है? फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग। रजिस्ट्रेशन क्या रिक्वायर्ड है? येस, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इट। कॉपीराइट किस लिए होता है? कॉपीराइट होता है क्रिएटिव वर्क के लिए। कौन कौन से क्रिएटिव वर्क हो सकते हैं? लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड एक्सप्रेशन। लिटरेरी में हम बात कर सकते हैं बुक्स की, आर्टिस्टिक में हम बात कर सकते हैं पेंटिंग्स की, एक्सप्रेशंस में हम बात कर सकते हैं सॉन्ग्स की। ओरिजिनल क्रिएटिव एक्सप्रेशंस होने चाहिए। सब्जेक्ट मैटर में लाइफ टाइम क्या होती है? लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है? नो, रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है ब्रांड नेम्स को, लोगोज को और सिंबल्स को। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट आती है? सिंबल्स के अगेंस्ट, नेम्स के अगेंस्ट, लोगो के अगेंस्ट और स्लोगन्स के अगेंस्ट। सब्जेक्ट मैटर क्या है? डिस्टिंक्टिव साइंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कब तक क्या इसकी ड्यूरेशन है? इट इज इनडेफिनेटली रिन्यूएबल, मतलब कोई भी डिफाइंड ड्यूरेशन नहीं है। क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है फॉर ट्रेडमार्क? येस, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेडमार्क। सो दैट इज ऑल फॉर यूनिट 5. Thank you.